आजकल हम अपने स्मार्टफोन को बस एक पैड पर रख देते हैं और चार्ज होने लग जाता है। कोई तार नहीं, हाँ, कोई तार नहीं, कोई प्लग नहीं, या फिर सोचिए जब बिजली जाती है जनरेटर चालू हो जाता है। बिल्कुल, और पूरा घर रोशन। ये सब आज कितना आम लगता है ना। बिल्कुल, लेकिन इन सभी चमत्कारों के पीछे एक ही सिद्धांत काम कर रहा है, एक ही प्रिंसिपल, और वो सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज की हमारी जो पूरी दुनिया है उसकी बुनियाद इसी एक खोज पर टिकी है, और इसे दुनिया को देने वाले व्यक्ति का नाम था माइकल फैराडे। बिल्कुल, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो माइकल फैराडे के जीवन और उनके काम की कहानी बताते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम इन स्रोतों की गहराई में जाकर ये समझें कि कैसे गरीब लोहार का बेटा, जिसे ढंग से स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिला, हाँ, जो किताबों पर जिल्द चढ़ाने का काम करता था, वो इतिहास के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक बन गया। तो ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, ये जुनून और जिज्ञासा की एक अविश्वसनीय दास्तान है। चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से हर बड़ी कहानी शुरू होती है, एक बहुत ही साधारण और मुश्किल शुरुआत से। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि माइकल फैराडे, उनका जन्म हुआ था 1791 में लंदन के पास, और एक बहुत ही गरीब परिवार में। हाँ, पिता लोहार थे और गरीबी का आलम ये था कि कहते हैं एक बार तो उन्हें हफ्ते भर के लिए सिर्फ एक रोटी मिली थी। सोचिए जरा, और उस जमाने में 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में वर्ग व्यवस्था बहुत सख्त थी। जिस वर्ग में आप पैदा हुए हैं उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और फैराडे के पास तो औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी, सिर्फ बस पढ़ना लिखना और थोड़ा बहुत गणित सीखकर उनका स्कूल छूट गया। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? ये चिंगारी कहाँ से आई? बदलाव आया जब वो 14 साल के थे। उन्होंने एक जिल्दसाज यानी बुक बाइंडर के यहाँ काम करना शुरू किया, और मुझे लगता है यही उनकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ था। बिल्कुल, वो दुकान उनके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से बड़ी साबित हुई। कैसे? दिन में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाते थे और रात में उन्हीं किताबों को पढ़ते थे। हाँ, सोचिए, उस दौर की विज्ञान, कला, दर्शन की बेहतरीन किताबें उनके हाथों से गुजर रही थीं। उन्होंने सिर्फ उन्हें पढ़ा नहीं बल्कि उनके नोट्स भी बनाए, खासकर जेन मासेट की कन्वर्सेशंस ऑन केमिस्ट्री जैसी किताबों ने। हाँ, उन किताबों ने उन्हें विज्ञान की दुनिया से प्यार करना सिखा दिया, एक तरह से। यानी उनकी शिक्षा किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि किताबों के बीच खुद से हुई। बिल्कुल, सेल्फ एजुकेशन। लेकिन सिर्फ पढ़ने से तो कोई वैज्ञानिक नहीं बन जाता। उन्हें पहला मौका कैसे मिला? वो मौका भी बड़ा दिलचस्प था। उस दुकान पर एक ग्राहक आते थे। अच्छा, एवी के लेक्चर के टिकट दिए। वाह, ये 1812 की बात है। हाँ, फैराडे के लिए तो ये एक सपने के सच होने जैसा था। और उन्होंने उस मौके को जाने नहीं दिया। उन्होंने लेक्चर के दौरान हर बात को ध्यान से सुना और करीब 300 पन्नों के नोट्स बना लिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो असाधारण था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ नोट्स नहीं बनाए, बल्कि उन नोट्स को चित्रों के साथ सजाया, उन पे करीने से जिल्द चढ़ाई और उसे सर हम्फ्री डेवी को भेज दिया। एक चिट्ठी के साथ? हाँ, जिसमें उन्होंने नौकरी की गुजारिश की थी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। सच में, एक जिल्दसाज उस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक से काम मांग रहा था। और डेवी का जवाब क्या था? शुरुआत में तो डेवी ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन वो उन नोट से बेहद प्रभावित हुए। हाँ, वो हैरान थे कि एक लड़का जिसे औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, उसकी समझ और लगन इतनी गहरी कैसे हो सकती है। और फिर कुछ महीनों बाद रॉयल इंस्टीट्यूशन में जब उनके एक सहायक की नौकरी छूटी तो डेवी ने फैराडे को याद किया और उन्हें बुला लिया। तो एक जिल्दसाज अब लंदन की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था में एक लैब असिस्टेंट था। ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। दिलचस्प बात यह है कि डेवी ने बाद में कहा भी था कि उनकी सबसे बड़ी खोज कोई केमिकल एलिमेंट नहीं बल्कि माइकल फैराडे थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रतिभा किसी डिग्री या सामाजिक स्थिति की मोहताज नहीं होती, उसे बस एक मौके की तलाश होती है। बिल्कुल। रॉयल इंस्टीट्यूशन में पहुंचकर तो फैराडे ने खुद को पूरी तरह से विज्ञान में डुबो दिया होगा। हाँ, शुरुआत में वो डेवी के सहायक थे। कांच के उपकरण साफ करने से लेकर प्रयोगों में मदद करना सब करते थे, लेकिन वो हर चीज को बहुत बारीकी से सीख रहे थे। और फिर 1820 में वो बड़ी खोज हुई। हाँ, डेनिश वैज्ञानिक हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने दिखाया कि जब किसी तार से बिजली गुजरती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इस खोज ने तो पूरी वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मचा दी थी। पहली बार बिजली और चुंबकत्व के बीच एक सीधा रिश्ता सामने आया था। हाँ, सारे वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये होता कैसे, लेकिन फैराडे का दिमाग वो एक अलग ही दिशा में दौड़ा रहा था। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा। क्या था वो सवाल? उन्होंने पूछा, अगर बिजली से चुंबकत्व पैदा हो सकता है तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या चुंबक से बिजली भी बनाई जा सकती है? बिल्कुल, ये आज सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन उस समय ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। हाँ, एक अलग ही तरह की सोच चाहिए थी ऐसा पूछने के लिए। और ये सवाल पूछना एक बात थी
इसका जवाब खोजना वो बिल्कुल दूसरी। उन्हें इस सवाल का जवाब खोजने में लगभग 10 साल लग गए। 10 साल एक ही विचार पर वो लगातार प्रयोग करते रहे, कई बार असफल हुए लेकिन हार नहीं मानी। आज के समय में तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है वो क्या कर रहे थे इन 10 सालों में। वो तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे। वो चुंबकों के पास तार रखकर देखते थे, तारों के पास चुंबक रखकर देखते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। कोई बिजली पैदा नहीं होती थी। नहीं। और फिर आई वो तारीख 29 अगस्त 1831। वो ऐतिहासिक दिन। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने लोहे की एक मुलायम रिंग ली और उसके 2 अलग अलग हिस्सों पर तांबे के तार के 2 कॉइल लपेट दिए। ठीक है। एक कॉइल को उन्होंने बैटरी से जोड़ा और दूसरे को एक गैल्वेनोमीटर से, जो करंट को मापता है। तो फिर हुआ क्या जब उन्होंने बैटरी चालू की? यही तो सबसे गजब की बात है। जैसे ही उन्होंने करंट चालू किया, गैल्वेनोमीटर की सुई सिर्फ एक पल के लिए हिली। बस? हाँ, और फिर वापस 0 पर। मतलब लगातार करंट नहीं मिला। वो निराश हुए होंगे। शायद एक आम इंसान हो जाता, लेकिन फैराडे एक जीनियस थे। उन्होंने देखा कि जब तक पहले कॉइल में करंट स्थिर रूप से बहता रहा, तब तक दूसरे में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैटरी का कनेक्शन काटा, गैल्वेनोमीटर की सुई फिर से एक पल के लिए हिली, इस बार उल्टी दिशा में। अच्छा। तो करंट सिर्फ तब पैदा हुआ जब बिजली को चालू या बंद किया जा रहा था। बिल्कुल। फैराडे तुरंत समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि असली कुंजी बदलाव है। चेंज। हाँ, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बिजली पैदा नहीं करता, बल्कि एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बिजली पैदा करता है। ये तो अद्भुत है। और इसी को समझने के लिए उन्होंने वो दूसरा वाला सरल प्रयोग किया जो आज भी स्कूलों में दिखाते हैं। हाँ, एक तार का कॉइल और एक छड़ चुंबक। उन्होंने देखा कि जब वो चुंबक को कॉइल के अंदर या बाहर ले जाते हैं, मतलब जब तक चुंबक गति में है, तब तक गैल्वेनोमीटर में करंट दिखता है, और जैसे ही चुंबक रुकता है, करंट भी रुक जाता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत था। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इस एक खोज ने दुनिया को कैसे बदल दिया? इसका मतलब था सब कुछ। फैराडे ने दुनिया को बिजली बनाने का तरीका दे दिया था। अच्छा। आज बड़े बड़े पावर प्लांट में जो विशाल टरबाइन घूमती हैं, जो चुंबकों को तारों के कॉइल्स के पास घुमाकर बिजली पैदा करती हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। हाँ, हमारे स्कूटर का डायनामो, बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर और यहाँ तक कि हमारे फोन का वायरलेस चार्जर भी, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल। ये 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। और ये सब एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसे गणित के जटिल समीकरण नहीं आते थे। उनकी सोचने की प्रक्रिया ही अलग थी, है ना? एकदम। और यहीं पर फैराडे की एक और क्रांतिकारी सोच सामने आती है, फील्ड या क्षेत्र की अवधारणा। हाँ, उस समय के वैज्ञानिक जो न्यूटन की परंपरा से थे, वो एक्शन एट अ डिस्टेंस में विश्वास करते थे। मतलब चीजें बिना एक दूसरे को छुए खाली जगह के पार एक दूसरे पर बल लगाती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण। लेकिन फैराडे वो इस विचार से क्या कहते हैं, सहज नहीं थे। हाँ, उनको ये बात कुछ जमीनी। और क्योंकि उन्हें गणित तो आता नहीं था, तो वो तस्वीरों में सोचते थे, विजुअलाइज करते थे। एकदम। उन्होंने कल्पना की या एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों ओर की जगह को बदल देता है, एक अदृश्य जाल की तरह। बिल्कुल। बल रेखाओं यानी लाइंस ऑफ फोर्स का एक जाल बिछा देता है। हाँ। और इसी जाल को उन्होंने फील्ड कहा। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। हाँ, ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। शुरुआत में बड़े बड़े गणितज्ञों ने उनकी इस बात का मजाक भी उड़ाया। उन्हें ये अवैज्ञानिक और बचकाना लगा होगा। हाँ, लेकिन बाद में महान भौतिक शास्त्री जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने फैराडे के इसी फील्ड के विचार को अपने प्रसिद्ध समीकरणों का आधार बनाया। और मैक्सवेल ने तो फैराडे के बारे में कहा भी था कि वो असल में एक बहुत ऊंचे दर्जे के गणितज्ञ थे, बस उनकी गणित की भाषा समीकरणों की नहीं थी। बिल्कुल। और फैराडे की इसी फील्ड की समझ से उनका एक और बहुत ही व्यवहारिक आविष्कार जुड़ा है, जिसे हम आज फैराडे केज कहते हैं। फैराडे का पिंजरा? ये कैसे काम करता है? फैराडे ने दिखाया कि जब किसी धातु जैसी सुचानक वस्तु को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है, तो वो चार्ज सिर्फ उसकी बाहरी सतह पर फैलता है, अंदर नहीं जाता। नहीं, उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शून्य रहता है। मतलब अगर आप धातु के एक बंद डिब्बे के अंदर हैं, तो आप बाहर की किसी भी बिजली से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? सबसे आम उदाहरण हमारा माइक्रोवेव ओवन है। उसकी दरवाजे की जाली और धातु की दीवारें एक फैराडे केज बनाती हैं। अच्छा, जो खतरनाक रेडिएशन को बाहर आने से रोकती हैं। बिल्कुल। या हवाई जहाज पर जब बिजली गिरती है, तो अंदर बैठे यात्रियों को कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाज की बॉडी एक फैराडे केज की तरह काम करती है। तो हमने उनके आविष्कारों की बात की जो यकीनन दुनिया बदलने वाले थे, लेकिन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि फैराडे सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे। हाँ, वो अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिक संचारकों में से एक थे। रॉयल इंस्टीट्यूशन में वो क्रिसमस पर खास तौर पर बच्चों और युवाओं के लिए लेक्चर्स देते थे, जो बहुत लोकप्रिय थे। उनकी द केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल यानी एक मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास वाली लेक्चर सीरीज तो आज भी क्लासिक मानी जाती है ना? हाँ,
उन लेक्चर्स में उन्होंने एक साधारण सी जलती हुई मोमबत्ती को लेकर विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांत समझा दिए थे। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तुलना की थी। कौन सी? उन्होंने कहा कि जैसे मोमबत्ती जलने के लिए हवा से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ठीक वैसे ही हम इंसान भी सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, उन्होंने एक मोमबत्ती के जलने को इंसानी जीवन की प्रक्रिया से जोड़ दिया था। विज्ञान को इतना मानवीय और सुलभ बनाने की अद्भुत क्षमता थी उनमें। उनके व्यक्तिगत जीवन और मूल्यों के बारे में भी स्रोत बताते हैं कि वो असाधारण रूप से विनम्र थे। बेहद विनम्र। वो सैंडमैनियन नाम के एक छोटे और बहुत सख्त ईसाई संप्रदाय के सदस्य थे और उनकी धार्मिक आस्था उनके जीवन का केंद्र थी। शायद इसी आस्था ने उन्हें प्रकृति में एकरूपता और संबंध खोजने के लिए प्रेरित किया। जैसे ये विश्वास कि अगर बिजली से चुंबकत्व पैदा होता है तो चुंबकत्व से बिजली भी पैदा होनी ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई दुनिया में सामंजस्य है। बिल्कुल। और उनकी विनम्रता सिर्फ बातों में नहीं थी, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी। उन्होंने मना कर दिया। हाँ, और सिर्फ नाइटहुड ही नहीं, 2 बार रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये तो ब्रिटिश विज्ञान का सबसे बड़ा पद था। और उन्होंने दोनों बार मना कर दिया, कहा मैं सिर्फ मिस्टर फैराडे ही रहना चाहता हूँ। गजब है। यहाँ तक कि उन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाए जाने के सम्मान को भी ठुकरा दिया। हाँ, जहाँ न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों को दफनाया गया था। ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति ऐसे सम्मान क्यों ठुकराएगा? क्योंकि उनके लिए विज्ञान और उनकी आस्था ही सब कुछ थी। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, मैंने हमेशा विज्ञान को पैसे से ज्यादा प्यार किया है। वो उपाधियों और प्रसिद्धि से दूर रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहते थे। हाँ, उन्होंने सार्वजनिक सेवा की भी बहुत से काम किए। लाइट हाउस की रोशनी को बेहतर बनाने पर काम किया, कोयला खदानों में होने वाले विस्फोटों की जांच की, जिससे कई जानें बची। उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी स्टडी की दीवार पर 3 तस्वीरें रखते थे। आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और माइकल फैराडे। हाँ, न्यूटन ने हमें ब्रह्मांड के नियम दिए, मैक्सवेल ने उन नियमों को गणित की भाषा दी, और फैराडे ने हमें वो प्रायोगिक नींव दी जिस पर आधुनिक भौतिकी की इमारत खड़ी हुई। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो हमने माइकल फैराडे के एक जिलसाज से महान वैज्ञानिक बनने के अविश्वसनीय सफर को देखा। एक ऐसा सफर जो दिखाता है कि हालात कैसे भी हों, सच्ची जिज्ञासा आपको कहीं भी ले जा सकती है। हमने उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज को समझा, जिसने न सिर्फ विज्ञान बदला बल्कि हमारी पूरी सभ्यता को ऊर्जा देने का तरीका ही बदल दिया। और हमने फील्ड की उनकी उस अदृश्य दुनिया की कल्पना को जाना जिसने भौतिकी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। और ये गणित से नहीं बल्कि सहज ज्ञान और कल्पना से निकली एक क्रांति थी। ये सब कुछ देखते हुए एक अंतिम विचार मन में आता है। फैराडे के पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, न ही कोई गणित का कौशल था। सही बात है। उनकी सबसे बड़ी खोजें वो सरल प्रयोगों, कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और एक तरह के इंट्यूशन से निकली, सहज ज्ञान से। तो ये हमें खोज की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? क्या कभी कभी सहज ज्ञान हमें उन जगहों पर ले जा सकता है जहाँ शायद औपचारिक तर्क और स्थापित ज्ञान नहीं पहुँच सकता? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कि ज्ञान हासिल करने के और दुनिया के रहस्यों को समझने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।